देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। एशिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश श्रीलंका की संसद के लिए आज मतदान हो रहा है। यूं तो 60 दल इन चुनावों में भाग ले रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस के बीच है। समय से 10 माह पहले हो रहे इन चुनावों में लगभग 1.5 करोड़ मतदाता नई संसद, सरकार और प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। लेकिन इन चुनावों की दिलचस्प बात यह है कि जनवरी में राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके महिंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में वापस आने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना नहीं चाहते कि उनके अपने दल के उम्मीदवार राजपक्षे इन चुनावों में कामयाब हों, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजपक्षे के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और राष्ट्रपतीय चुनावों में उन्होंने राजपक्षे को हराया था। कूटनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि श्रीलंका में हो रहे ये चुनाव भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके नतीजे न केवल श्रीलंका की राजनीतिक दिशा तय करेंगे, बल्कि विस्तृत हिंद महासागर क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल असरात यानी भौगोलिक राजनीतिक प्रभाव भी डालेंगे, क्योंकि हिंद महासागर व्यापार और ऊर्जा के लिहाज से एक नया वैश्विक केंद्र बन गया है और यहाँ चीन की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। देश देशांतर में आज यही विषय हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीलंका में भारत के राजदूत रह चुके लखनलाल मेहरोत्रा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर ST मुनी और द हिंदू के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर कुरैशी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनावों में आप श्रीलंका में एक चुनाव के ऑब्जर्वर के तौर पे मौजूद थे। ये जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं, जो समय से 10 माह पहले ही किए जा रहे हैं, इन चुनावों को आप किस नज़र से देखते हैं और किस हद तक ये कह सकते हैं कि सटीक सही मायने में ईमानदाराना चुनाव होंगे? देखिए, मुझे लगता है चुनाव तो ईमानदाराना होंगे, क्योंकि वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका हमने देखा जनवरी में कितना अच्छा इलेक्शन कराया, जबकि उस वक्त हालात बड़े उनके लिए एडवर्स थे, ख़राब थे। उस वक्त वो डिक्टेटोरियल रजीम थी, उसमें इतनी बहादुरी से उन्होंने इलेक्शन कराए। और अब तो रजीम दूसरी हो चुकी है, इसलिए इसमें तो उनको किसी किस्म की इंटरफेरेंस की इम्कान है नहीं। चुनाव तो बेशक अच्छे होंगे, लेकिन पेचीदा बहुत हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंगली जैसा आपने कहा कि सिरिसेना जो हेल्थ मिनिस्टर होते थे महिंद्र राजपक्षे के, उन्होंने बगावत की और कॉमन कैंडिडेट बन के आए और जीते। इंटरेस्टिंगली दोनों एक ही पार्टी के ही हैं। तो ऐसी सूरत में पॉलिटिक्स ज़रा पेचीदा हो गई। और किस वजह से महिंद्र राजपक्षे को सिरिसेना ने टिकट दे दिया, खड़े होने की इजाज़त दी, इसके ऊपर भी बड़ी काफ़ी चर्चा हो रही है और स्पेकुलेशन का ये विषय है। जी, मैं आता हूँ आपके पास। लखनलाल मेहरोत्रा साहब, आपने श्रीलंका की राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है, आप वहाँ भारत के राजदूत के तौर पर रहे हैं और जो भारत श्रीलंका समझौता हुआ था राजीव गांधी के दौर में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इन चुनावों के आप क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं और किस मायने में ये महत्वपूर्ण है? मैं सोचता हूँ कि यूँ तो श्रीलंका एक जनतंत्र है और उसके सभी इलेक्शंस, सभी जितने भी चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये चुनाव वहाँ के राष्ट्रपति सिरिसेना जी के लिए स्वयं के लिए एक चुनौती बन गई और इसलिए इसका महत्व वहाँ के लिए और भी ज़्यादा हो गया है। जी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सिरिसेना ने खुद ये अपने राज्यभार संभालने के समय कहा था, वायदा किया था वहाँ के लोगों से कि वो धीरे धीरे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को रेस्टोर कर देंगे। और ये पहले ही वो मुझे याद आता है जी, कि जब जयवर्धने प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लगाया था, उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी आई थी 1979। उसके बाद में काफ़ी ताकत सारी की सारी केंद्रित हो चुकी है प्रेसिडेंट के हाथ में और सिरिसेना ने अपने चुनाव के होने के बाद इस वायदे को पूरा करने की कोशिश की है। जी, और मैं ये सोचता हूँ इसलिए एक नया मोड़ ले रहा है श्रीलंका इस चुनाव के साथ में। जी।
और इसलिए उसकी अहमियत बहुत है। ठीक। एस.डी. मुनी साहब, मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं कि एक नया मोड़ ले रहा है श्रीलंका और श्रीलंका की राजनीति, और जिन हालात में ये चुनाव हो रहे हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प नज़र आते हैं। और लग ये रहा है कि प्रधानमंत्री की पार्टी के उम्मीदवार हैं राजपक्षे साहब, पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही नहीं चाहते कि वो राष्ट्रपति ही नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बने। ऐसे में आप किस तरह के नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, नतीजों के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन एक दो बातें साफ होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि राजपक्षे हारे इसलिए कि लोगों को ये बहुत नाराज़गी थी कि वो अपना पारिवारिक राज्य वहाँ पर स्थापित कर रहे थे, और दूसरे उनके भ्रष्टाचार के और जो एक तरह से दमन, प्रेस को गैग कर देना, और बहुत लोगों को परेशानियाँ थी, तमिल लोगों को बहुत परेशानियाँ थी, इसकी वजह से वो हारे। और अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है, मैं समझता हूँ हिंद महासागर की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि श्रीलंका में कैसी व्यवस्था वहाँ लोगों को चाहिए। क्या वो डेमोक्रेसी को सही माने में रेस्टोर करना चाहते हैं? क्या वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस देना चाहते हैं, या वो वापस उन लीडर्स के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं जिनके ऊपर जिनको 10 साल तक उन्होंने झेला है इस तरह के कार्यक्रम के लिए? तो ये सबसे बड़ी चुनौती है इस इलेक्शंस में। और मैं समझता हूँ कि हालांकि राजपक्षे ने जो सिंगल वोट हैं उनको काफ़ी बटोरा था जनवरी के इलेक्शंस में, लेकिन अब एक तो उनकी पार्टी बिखरी हुई है, दूसरा उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार और हत्या के मुद्दे उनके परिवार के लोगों पे लगे हुए हैं वो उछलकर सामने आए हैं। जो पुराना अलायंस था जिन्होंने राजपक्षे को हराया वो एकदम अभी भी कायम है। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आएँ, और अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं लाएंगे तो फिर राष्ट्रपति ये तय करेंगे कि कौन वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। अमित बरुआ, आप काफ़ी लंबे अरसे तक कोलंबो में रहे हैं, श्रीलंका की राजनीति को नज़दीक से जानते हैं। ये जो अब चुनाव हो रहा है जिसमें महिंदा राजपक्षे साहब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं दोबारा सत्ता में आने की, हालांकि उनको सिंगला बौद्धों का हीरो माना जाता है, लेकिन साथ ही तमिल और मुस्लिम विरोधी के रूप में भी वो जाने जाते हैं, और लगभग 40,000 तमिलों की हत्या करने का भी उनके ऊपर आरोप है। ऐसे में अब जबकि एलटीटी तकरीबन ख़त्म हो गया है, प्रभाकरन साहब वहाँ नहीं हैं, और ये चुनाव हो रहे हैं नई सरकार के लिए, ऐसे में राजपक्षे जो अभी 10 माह भी नहीं हुए हैं जिनको चुनाव हारे हुए, वो जीत पाएंगे या सरकार बना पाएंगे? जी देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पिछले चुनाव में भी उनको खासा वोट पड़ा था, ऐसा नहीं कि उनका कोई बेस नहीं था, लेकिन जिस तरह से सिरिसेना साहब ने बगावत की और तमिल और मुस्लिम गुटों के साथ उन्हें अलायंस किया, उसकी वजह से सिरिसेना साहब को विजय प्राप्त हुई। तो आज भी जैसे कि मुनी साहब जिक्र कर रहे थे कि वो अलायंस मोटा मोटी बरकरार है और सिंगला वोट भी शायद बिखर सकता है, लेकिन इसमें कहना बहुत मुश्किल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और रनिल विक्रमसिंघे भी ऐसे नेता है जिन्होंने कई बार इलेक्शन लड़ा है, ऐसी बात नहीं है उन्होंने, और राष्ट्रपति का इलेक्शन वो कई बार लड़े हैं और कई बार हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तमाम जो फोकस और सत्ता का जो केंद्र है वो मैत्रीपाला सिरिसेना है। उन्होंने जिस तरह से अपनी छवि रखी है वो तमाम एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को एक ऐसे सज्जन लगते हैं जो कि श्रीलंका की को एक मल्टी एथनिक देश के रूप में देख सकें। लेकिन मोटी बात यह है कि अब चाहे जो भी सत्ता में आए, आपको मालूम होगा कि जब राजपक्षे साहब सत्ता में थे तो भारत सरकार और उनके घनिष्ठ संबंध थे, ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार और उनके घनिष्ठ संबंध नहीं रहे। तो जहां तक श्रीलंका का सवाल है, चाहे जो भी सत्ता में आए तो उसके साथ डीलिंग्स भारत की रहेगी, अन्य देशों की रहेगी, लेकिन ये उनका एक इंटरनल मामला है कि किस तरह से उनकी राजनीति निकल के आती है, खिलती है नहीं खिलती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इतने सालों में जो राजपक्षे साहब की जो सरकार थी,
जो माना जाता था कि एक बहुत ही अथॉरिटेरियन सरकार थी, उसकी वजह से जो तमाम लोग श्रीलंका सिविल सोसाइटी के, चाहे वो तमिल हो या सिंघला हो, जो देश छोड़ के चले गए थे, वो लोग लौट के आए हैं और एक नई राजनीति का शुभारंभ हुआ है। और अगर राजापक्से साहब दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक तो उनकी जो सत्ता होगी, उनका जो पावर होगा वो सीमित होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि एक रिवर्सल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का होने का बहुत बड़ा चांस है। लेकिन राजनीति में लोग सीखते भी हैं, हो सकता है राजपक्सा साहब की छवि इस बार कुछ अलग हो और लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब, आज आपका एक लेख भी प्रकाशित हुआ है अखबार में और उसमें आपने चर्चा की है इन चुनावों के तमाम आयामों की और ख़ास करके भारत के साथ किस तरह के रिश्ते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नई सरकार के आने के बाद आप क्या भविष्य देखते हैं भारत श्रीलंकाई संबंधों का? देखिए, हमने देखा पिछले जब 10 साल में महिंदा राजपक्सा पावर में थे, उन्होंने सारा अपनी अलायंस चाइना की तरफ करनी शुरू की। इंडिया को उन्होंने पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश की, तो उनका चाइना की गोद में जा बैठना तो टोटल था। उसलिए और कितनी बार हमने देखा कि उनकी बल्कि मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग भी कुछ थी। 2-3 बार उनकी एक सबमरीन उनकी क्या डॉक की और भारत को कानो कान खबर तक नहीं दी गई। ऐसे हालात में भारत के लिए उनके रिश्ते जो हैं वो तो बिल्कुल ही मशकूक ही नहीं बल्कि साबित हो चुके हैं। इसलिए भारत को तो उस पर चिंता होनी ही चाहिए। दूसरा ये कि अब वो जिस वक्त प्रेसिडेंट थे उस वक्त तो ऑल पावरफुल थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री होते हुए कितनी पावरफुल होंगे ये तो आपको देखने की बात है। लेकिन चूंकि सिरिसेना जी ने ये कमिटमेंट की है कि मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म को रिस्टोर करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट की पावर को घटाना चाहता हूँ, तो अगर प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल बना दिया और उसमें आ गया राजपक्सा, तो वो अपनी पुरानी अलायंस है, तो पुरानी कमिटमेंट को क्यों नहीं जिंदा करेंगे? मुझे तो इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता। जी मेहरोत्रा साहब, जियोपॉलिटिकल नज़रिए से अगर देखा जाए तो श्रीलंका काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है और अभी जैसा कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि राजपक्षे साहब ने चीन के साथ जिस तरह की सामरिक भागीदारी की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, उससे कई देशों को, न सिर्फ भारत को बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी चिंताएं हुई। इसे आप किस रूप में देखते हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर ये जो परिदृश्य है, ये सिनेरियो है, ये किस तरह का रहेगा? देखिए, जहाँ तक भारत और श्रीलंका के संबंधों का प्रश्न है, वो हमेशा से इतने नज़दीकी संबंध रहे हैं कि उनको एकदम से ठेस पहुँचना तो ज़रा कठिन होता है। लेकिन पिछले 10 साल में हमने ये देखा है कि चीन की बराबर ये कोशिश रही है कि हमारे श्रीलंका के संबंधों के बीच में आके एक दीवार खड़ी करें जी, और दूसरे वो श्रीलंका का प्रयोग इस प्रकार से करें कि उनकी जो नई नीतियां बन रही हैं इंडियन ओशन में जाकर के, उस ओशन को भी उसी तरह साउथ चाइना सी की तरह डोमिनेट करें। ये उनकी कोशिश में हम्बनटोटा में उनका आना, कोलंबो में उनके सबमरीन्स को भेजकर उनको वहाँ बर्थ देना जी, सिटी पोर्ट की पूरी स्कीम, $1.25 बिलियन की स्कीम, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनके हाथ में आना और उनको डायरेक्ट फुल प्रॉपर्टी राइट्स वहाँ पर ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाना जी, ये सब इस बात की द्योतक हैं। वो चाहे राजपक्षे जी ने उसका निर्माण किया हो उस नीति का, या कोई भी करे, उसको भारत से ठेस लगती है। और वो मैरीटाइम सिल्क रूट जो उनका है जी, उसको परिपक्व करने के लिए वो श्रीलंका का एक विशेष रोल चाहते हैं और श्रीलंका उस रोल को स्वीकार कर चुका है जी। तो हम उसके रास्ते में तो नहीं आना चाहते। और श्रीलंका एक प्रभुसत्तापूर्ण देश है जी, उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी राजनीति और विदेश नीति का निर्माण अपने हितों के अनुसार करता रहे, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना होगा हमारे अच्छे गुड नेबरली रिलेशंस को देखते हुए
और हमारी सदियों की इक्वेशन को देखते हुए जी कि वो कुछ ऐसा काम ना करे जिससे भारत के सुरक्षा संबंधी हितों को किसी भी प्रकार की ठेस ठीक। प्रोफेसर एस डी मुनि, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चीन की भूमिका को लेकर के काफ़ी बात कही जा रही है और ख़ुद महिंद्रा राजपक्षे साहब ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया है और अपने राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने चीन के साथ जो समझौते किए थे, बंदरगाह का निर्माण और 1.4 अरब डॉलर के शहरी निर्माण, उस पर उन्होंने रोक लगा दी और सिरिसेना साहब को एक तरह से चीन विरोधी साबित करने की भी कोशिश की है अपने चुनाव में। तो आप इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से देख रहे हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं जो मेहरोत्रा साहब बता रहे थे? देखिए, चीन श्रीलंका का बहुत पुराना दोस्त है जी और 1952 से उनके आपस में सहयोग चल रहा है। उसी तरह से श्रीलंका की कोई भी सरकार हो, वो भारत की संवेदनाओं की अनदेखी नहीं कर सकती है, क्योंकि इस तरह का पड़ोस है हम लोगों का। लेकिन ये बात सही है कि राजपक्षे के नीति में चीन के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर था। इसीलिए इस ढंग के प्रोजेक्ट्स जैसे कोलंबो पोर्ट का जिक्र किया मेहरोत्रा साहब ने, इस तरह के प्रोजेक्ट में 1/3 टेरिटरी पे तो चाइना का अपना पूरा दखल था। ये प्रोजेक्ट अब सस्पेंड हो गए हैं, अभी वो उनको कैंसिल नहीं किया गया है, लेकिन अंडर इन्वेस्टिगेशंस है कि क्या उससे श्रीलंका को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा राजपक्षे ने स्वयं चुनावों के बाद में पब्लिकली हराने में विदेशी शक्तियों का हाथ था और उसमें कहीं न कहीं उन्होंने भारत का नाम भी इनडायरेक्ट रूप से लिया है। इसलिए उनकी नाराज़गी भारत से स्पष्ट है, जैसा हम देखते हैं। और यही वजह है कि भारत में इस बारे में चिंता होनी चाहिए कि अगर वो वापस आ गए तो वो अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए क्या करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि वो कोई सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति के रूप में वापस नहीं आने वाले हैं। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि वो पार्लियामेंट में भी उनकी पूरी मेजॉरिटी आएगी और उनका प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम लोग उनको केंद्रित करके ये बहस कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए ये ज़रूर एक बड़ा मसला होगा कि अगर राजपक्षे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होके एमर्ज करते हैं पार्लियामेंट में, तो वो श्रीलंका के स्थायित्व के लिए, श्रीलंका के विकास के लिए, श्रीलंका की नीतियों के लिए कहाँ तक सार्थक होगा, कहाँ तक नहीं सार्थक होगा। और उसमें भारत के ऊपर कुछ न कुछ उसका असर अवश्य पड़ेगा, जिस तरह का बैकग्राउंड अभी हम देख रहे हैं। ठीक है अमित बरुआ साहब, ये तो चीन की अभी बात हुई, लेकिन पाकिस्तान से भी श्रीलंका के बड़े रिश्ते रहे हैं और हमने देखा है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ के ज़माने में ख़ास करके श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ा और इधर भी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं श्रीलंका ये लगातार संकेत देने की कोशिश करता रहा है भारत को कि वो उसके विरोधियों के साथ भी दोस्ती करने में उसे कोई गुरेज नहीं है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, एक छोटा मुल्क है श्रीलंका जी, और उसको जैसे कि मेहरोत्रा साहब भी कह रहे थे, उनको अपनी विदेश नीति तय करना वो उनके लिए पूरी तरह से मुमकिन है और वो करते आ रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अब जब युद्ध चल रहा था, इंटरनल वॉरफेयर चल रही थी, तो जिस वक्त भारत एम्यूनिशन और आर्म्स सप्लाई करने से गुरेज करता था, उस वक्त श्रीलंका को पाकिस्तान ने आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए हैं, ये सबको मालूम है। पाकिस्तान ने दिए हैं, चीन ने दिए हैं, अन्य देशों से भी उन्होंने ख़रीदे हैं। तो ये है कि सार्क का मेंबर होते हुए, एक छोटा मुल्क होते हुए, वो चाहते हैं कि तमाम अपने नेबर से अच्छे रिश्ते बनाएं। लेकिन ये भी बात पक्की है कि भारत के साथ जिस तरह के रिश्ते श्रीलंका के हैं, और जब खींचातानी भी हुई है, बुरे दौर भी हुए हैं हिंदुस्तान और श्रीलंका के रिश्तों में, लेकिन हर बार भारत के साथ जो कांटेक्ट है या रिश्ता है वो बरकरार रहा है। कभी अच्छे रिश्ते भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे वक्त में भी भारत श्रीलंका के काम आया है। और आपको मालूम है, जब युद्ध समाप्त हुआ उस वक्त भी भारत ने काफ़ी मदद की है श्रीलंका की। हो सकता है चुपचाप मदद की है, लेकिन मदद की गई है राजपक्षे सरकार की। तो ऐसे पूरी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैं श्रीलंका जैसा देश होता, तो ये जो बड़े बड़े पावर्स हैं
उनके साथ में अपनी बना के चलता और अपने हित को देखता। जहां हम चीन की बात करते हैं वहां भारत वियतनाम से रिश्ते बनाना चाहता है, जहां पे उसको चीन का लगता है कि काउंटर फॉइल के रोल में प्ले करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये कूटनीति का एक आयाम है और इसमें सब लोग खेलते हैं और कुछ का सक्सेस ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, किसी का पलड़ा भारी होता है, किसी का कम होता है। तो अब नई सरकार, जब मुझे श्रीलंका के तौर पे जो उनकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चली है, ये इंटरनली श्रीलंका के लिए इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी समझ में, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस उभर के आई हैं और जो चाहती हैं कि श्रीलंका को एक अलग नए डायरेक्शन में लेके जाया जाए, उन फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जहां तमिल राइट्स की बात है, उसको किस तरह से सिरिसेना साहब हों या अन्य नेता हैं, वो किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। क्या इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के 13th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तमिल गुटों को, तमिल लोगों को कुछ और मिल सकता है एक यूनाइटेड श्रीलंका में? वो एक इंटरनल बहस भी है जिसमें भारत का भी रोल है, लेकिन भारत का रोल इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमको पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इनकी एक इंटरनल पॉलिटिक्स का प्ले हमको देखना पड़ेगा। और जैसे भी होता है, चाहे राजापक्से साहब हो, सिरिसेना हो, रनिल हो, कोई भी हो, इनके साथ हमको अपनी डीलिंग्स करनी पड़ेगी। ठीक, हम अब इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में डॉक्टर एसवाई कुरैशी, जैसा भी अमित बरुआ कह रहे थे कि इन चुनावों के बाद श्रीलंका और ज़्यादा मजबूत होकर के निकलेगा। आपने भारत में कई चुनाव कराए हैं, आपका क्या आकलन है, क्या एस्टीमेट है कि किस तरह का भविष्य आप श्रीलंका का देखते हैं आने वाले दिनों में इन चुनावों के बाद? देखिए, मुझे यही बस जो एक डर है कि अगर राजपक्सा साहब का जो पिछले 10 साल में जो उनका एटीट्यूड था, ये जैसे कि बरुआ साहब ने शायद कहा था कि वो कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारे थे, इसलिए उनको रूल आउट करना भी मुश्किल है। लेकिन कंसिडरिंग अब उनके पास वो एडवांटेज नहीं है जो रूलर के हैसियत से था, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल था, वो अब है नहीं। तो उस लिहाज से अगर ये इन्होंने सिन्हलीज शोविनिज्म को बढ़ावा दिया इस इलेक्शन में, तो उनके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। ऐसी सूरत में सिरिसेना के लिए मुश्किल होगा उनको प्राइम मिनिस्टर न बनाना, क्योंकि जिस मजबूरी में उन्होंने उनको इलेक्शन ही लड़ने दिया, वो भी तो उनकी मजबूरी थी। आगे अगर अच्छे खासे नंबर लेके आ गई इनकी पार्टी, तो उस वक्त उनको पीएम बनने से रोकना भी आसान काम नहीं होगा। मैं इसमें तो समझता हूँ कि भारत के लिए तो वाकई एक नेबरहुड के इलेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और श्रीलंका की तो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाकई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ हमने ये देख भी लिया कि चाइना को भी बहुत दिलचस्पी है, पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया जी। तो उस लिहाज से भारत के लिए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। ठीक, मेहरोत्रा साहब, बहुत संक्षेप में आप इन चुनावों के बाद श्रीलंका का भविष्य कैसा देखते हैं, जो नई सरकार होगी, क्योंकि तमिल समस्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं श्रीलंका के ऊपर जो अभी उसे फेस करनी है, ऐसे में नई सरकार के लिए चुनौतियां? अगर देखिए, काफ़ी मिली जुली सरकार आई और वो देश को एक स्पष्ट बहुमत नहीं दे पाई, तो मैं सोचता हूँ कि देश कुछ आंतरिक झमेलों में पड़ा रह सकता है और देश की प्रगति पर उसका अच्छा असर नहीं होगा। ठीक, प्रोफेसर एस डी मुनी, आपकी अंतिम टिप्पणी। नहीं, मैं भी यही मानता हूं, क्योंकि किसी भी सूरत में जी, चाहे वो राजपक्षे ज़्यादा अपने वोट लाएं या वो नहीं ला पाएं, हमें एक राजनीतिक अस्थिरता की अवस्था उभरती दिखती है। कैसा भी कोएलिएशन हो, उसमें पॉलिसीज़ को स्ट्रांगली चलाना बहुत आसान नहीं होगा, और इसीलिए हमें अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी चाहिए कि श्रीलंका में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यदि रनिल विक्रमसिंघे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आते हैं, तो शायद ये कामना की जा सकती है कि स्थायित्व से सरकार चलेगी और नीतियाँ भी आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एस डी मुनी, अमित बरुआ, लखनलाल मेहरोत्रा साहब और डॉक्टर एसवाई कुरैशी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। श्रीलंका में हो रहे संसदीय चुनावों के नतीजे अगले 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे, और इसके साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ कौन सरकार बनाता है, कौन गठबंधन सत्ता में आता है और उसकी नीतियाँ रीतियाँ क्या होती हैं। लेकिन इतना तय है, और हमारे मेहमानों का भी ये मानना है कि जो भारत श्रीलंकाई संबंध हैं वो जिस डगर पर हैं, उन्हें हर हाल में आगे ही बढ़ना है, मजबूत होना है। इसी कामना के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।